आप अपने प्यार के लिए कहाँ तक जा सकते हैं? अगर कहूँ कि आपको उसका इंतज़ार करना होगा तो आप कब तक करेंगे? 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, कब तक? और अगर इंतज़ार इतना लंबा हो जाए कि उसके ख़त्म होने की उम्मीद ही ख़त्म हो जाए तो आप क्या करेंगे? आज की हमारी मूवी ऐसी ही एक सच्चे कपल की कहानी है जो आपको प्यार करना, सैक्रिफाइस करना, पेशेंस रखना सिखाएगी और सबसे बड़ी बात कि ये आपको एक उम्मीद देकर जाएगी और आपसे कुछ सवाल भी करेगी। तो चलिए किसी के लाइफ के 8 साल जिसे डायरेक्टर ने 2 घंटे और मैंने कुछ मिनटों में समेटा है, देखते हैं कि आपसे क्या सवाल करती है और आपको क्या सिखाती है। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ अ होपफुल मूवी 8 इयर्स एंगेजमेंट। मूवी के स्टार्ट में हम हमारी फीमेल लीड माई को देखते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका फियांसे हिसाशी उसे रिकॉर्ड कर रहा था। और फिर कहानी कुछ साल पीछे यानी 17 मार्च 2006 को आती है और हम देखते हैं एक ग्रुप को जो एंजॉय कर रहे थे। ये बॉयज़ एंड गर्ल्स मिक्स था जिसमें हिसाशी और माई भी थे और ये फर्स्ट टाइम था जब दोनों एक दूसरे से मिले थे। हिसाशी के फ्रेंड्स बताते हैं कि हिसाशी वर्कहॉलिक है और वो लोगों से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है। वहीं हिसाशी को देखते हैं जो गैदरिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था और उठ के वहाँ से चला जाता है। दरअसल हिसाशी एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में काम करता है और उस दिन उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी, बट उसके फ्रेंड्स के इंसिस्ट करने की वजह से वो पार्टी में आ गया। बट यहाँ पे वो अननोइंग बिहेव कर रहा था और माई भी उसको नोटिस करती है और उसे लगता है कि हिसाशी पार्टी में इंजॉय नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू हिज नेचर। तो इसीलिए वापस जाते टाइम माई उसे बोलती है कि वो भले ही पार्टी में इंजॉय नहीं कर रहा था बट एटलीस्ट बाकी लोगों के लिए उसे ऐसे अनॉयड बिहेव नहीं करना चाहिए था। बट हिसाशी उसे बताता है कि सुबह से उसके पेट में दर्द था और इसीलिए वो कुछ खा पी भी नहीं पा रहा था। तो माई उसे सॉरी बोलती है उसे गलत समझने के लिए और उसे एक हॉट पैड देती है ताकि वो अपने पेट को सेक सके। और हिसाशी को उसका ये केयरिंग नेचर बहुत ही अच्छा लगता है और उसको थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। और ये इनकी पहली खट्टी मीठी मुलाकात होती है। और ऐसे ही एक दिन माई हिसाशी से मिलने उसके वर्कशॉप पे आती है और यहाँ से धीरे धीरे दोनों के मिलने जुलने का सिलसिला चालू होता है। अच्छी जगहों पे जाना, अच्छा खाना खाना, अच्छे टाइम स्पेंड करना। हिसाशी जितना शाई था माई उतनी ही आउटस्पोकन और चेयरफुल। पर कहते हैं ना कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, तो हिसाशी को भी माई की ये कंपनी अच्छी लगती थी और ऐसे ही धीरे धीरे दोनों एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन में आते हैं। और माई हिसाशी को अपने पेरेंट्स से भी इंट्रोड्यूस कराती है और उन्हें भी हिसाशी अच्छा लगता है। और ऐसे ही एक दिन क्रिसमस ईव पे दोनों की फर्स्ट किस होती है छोटे मोटे एक्सीडेंट के साथ। और ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और फिर आता है न्यू ईयर का टाइम और एक शाम हिसाशी माई को शादी के लिए प्रपोज करना चाहता है और इसके लिए वो उसकी पुरानी रिंग देखने को मांगता है। और वापस करते टाइम वो उसे धीरे से अपनी रिंग पहना देता है जो माई कुछ देर बाद नोटिस करती है। और फिर हिसाशी उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और माई भी हाँ कर देती है। और फिर माई उसे लेकर आती है एक मैरिज हॉल के बाहर और बताती है कि ये हॉल उसे बहुत ही पसंद है। तो हिसाशी वहाँ के वेडिंग प्लानर से मिलता है और उसे एक डेट बुक करने को बोलता है जो होती है 17 मार्च। तो वेडिंग प्लानर उसे अपना कैलेंडर चेक करके बताने को बोलती है। और यहाँ माई को अचानक से सर में पेन होने लग जाता है जिसे वो इग्नोर करती है ये सोचकर कि शायद ये थकान की वजह से होगी। और फिर वो प्लानर बताती है कि वो लोग 17 मार्च को बुक कर सकते हैं बट वो डेट उतनी अच्छी नहीं है। बट हिसाशी बोलता है कि वो लोग पहली बार उसी डेट को मिले थे तो वो वही डेट बुक करने वाले हैं। एक दिन हिसाशी अपनी और माई की कुछ पिक्चर्स देख रहा था जो उन्होंने ट्रिप पे ली थी और माई बोलती है कि उसे कुछ याद ही नहीं कि वो लोग ट्रिप पे कब गए थे। ये सुनने के बाद हिसाशी थोड़ा घबराता है बट माई उससे बार बार कहती है कि क्या वो पागल हो रही है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं। और हिसाशी उसे संभालने की कोशिश करता है बट माई की तो एक ही रट थी कि वो पागल हो रही है, उसे कुछ याद नहीं आ रहा। और हिसाशी उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है बट माई वहाँ से भागने लग जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी पूरी बॉडी पे कीड़े मकोड़े चढ़ रहे हैं जो उसकी बॉडी पे चिपके चले जा रहे हैं और वो अपनी ही बॉडी को नोचने लग जाती है। और हिसाशी उसे संभालने की बहुत कोशिश करता है और जैसे तैसे उसे हॉस्पिटल लेकर आता है जहाँ पे माई के पेरेंट्स पहले से आए हुए थे। बट माई हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी और बार बार सबसे कहती थी कि उसको मार दिया जाए। और वो बार बार अपनी बॉडी को अजीब तरीके से ट्विस्ट करने लग जाती थी और डॉक्टर उसे जैसे तैसे अंदर लेकर जाते हैं। के बाद माई के पेरेंट्स हिसाशी को बताते हैं कि डॉक्टर्स को नहीं पता कि उसे क्या हुआ है बट माई अभी सो रही है और हिसाशी परेशान ना हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और फिर हम माई को देखते हैं जो सो रही होती है। और एक दिन हिसाशी अपने काम पे होता है जब उसे कॉल आती है और बताया जाता है कि माई को हार्ट अटैक आया है और वो जल्दी से हॉस्पिटल के लिए भागता है। वही माई को देखते हैं जिसे डॉक्टर शॉक दे रहे थे और जब हिसाशी वहाँ पे आता है तो माई के पेरेंट्स बताते हैं कि माई की हार्ट बीट वापस आ गई है। बट डॉक्टर का कहना है कि शायद अब वो हमेशा बेड पे रहेगी, वो कोमा में जा चुकी है। और तभी माई को फिर से अटैक्स आने लग जाते हैं।
उसके बाद से हिसाशी का डेली रूटीन था कि वो सुबह काम पे जाने से पहले हॉस्पिटल आता था माई से मिलने के लिए, उसके साथ वीडियोस बनाता था और उसे माई के मोबाइल पे सेंड करता था ताकि माई जब भी उठे तो ये वीडियोस देखे और जाने कि जब वो सो रही थी तब तक क्या हुआ। इन सब में हिसाशी के कलीग्स हमेशा उसके साथ होते थे, उसे हिम्मत देते थे, माई के लिए वीडियोस बनाया करते थे। दरअसल माई की ओवरी में एक ट्यूमर था जिसके लिए उसकी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बनाई, बट उस एंटीबॉडीज़ ने गलती से उसके ब्रेन पे अटैक कर दिया, जो कि 3 मिलियन पीपल में से किसी एक के साथ होता है। और एक दिन हिसाशी उस मैरिज हॉल में आता है अपनी बुकिंग को आगे कंटिन्यू रखने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि शायद तब तक माई जग जाएगी और अगर उसे ये पता चलेगा कि उसने बुकिंग कैंसिल कर दी है तो उसे बहुत बुरा लगेगा, और अगर वो नहीं भी जगती है तो भी वो अगले साल के लिए फिर से बुक करेगा और उसके लिए पे भी करेगा। बट वेडिंग प्लानर बोलती है कि शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन हिसाशी हिम्मत नहीं हारता है। वो अभी भी अपनी होप को जिंदा रखे हुए है और अपने हर छोटे बड़े काम को रिकॉर्ड करता है और माई की मोबाइल पे सेंड करता है। वहीं माई के पेरेंट्स भी दिन रात मेहनत करते हैं क्योंकि उन्हें माई के हॉस्पिटल के बिल्स भी चुकाने होते हैं, बट माई है कि उठती ही नहीं है और ना ही उसके कंडीशन में कोई सुधार आती है। और एक दिन माई के डैड हिसाशी को बताते हैं कि डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि माई की ओवरी सर्जरी से निकाल दी जाए, तो हिसाशी सर्जरी के लिए तुरंत रेडी हो जाता है। बट माई की मॉम रेडी नहीं थी और वो बोलती हैं कि हिसाशी ये डिसीजन लाइटली ले सकता है क्योंकि वो फैमिली नहीं है, बट फिर तुरंत ही उसे सॉरी बोलती हैं उसे रूडली बिहेव करने के लिए। और यहाँ हिसाशी को थोड़ा तो बुरा लगता है, बट वो माई की मॉम को समझता है और हमें भी समझना चाहिए माई की मॉम की सोच को, क्योंकि अगर माई की ओवरी नहीं रहेगी तो वो कभी भी अपनी फैमिली स्टार्ट नहीं कर सकती है। और माई की मॉम हिसाशी को और परेशान भी नहीं करना चाहती थी, और इसीलिए एक दिन माई के पेरेंट्स हिसाशी को अपने घर बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि उन्हें नहीं पता कि माई कब तक जगेगी और वो हिसाशी को भी परेशान नहीं देखना चाहते, इसीलिए अगर वो चाहे तो अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर सकता है, आखिर वो फैमिली नहीं है। बट हिसाशी उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसने माई से प्रॉमिस किया है उससे शादी करने के लिए और वो बिल्कुल ठीक है, उसे माई से दूर ना किया जाए। बट माई के पेरेंट्स नहीं मानते और उसे अपनी नई लाइफ चुनने को बोलते हैं। बट हिसाशी के लिए तो जैसे माई ही उसकी पूरी दुनिया थी, वो उसके बिना खुद को इमेजिन भी नहीं कर सकता था। और बहुत दिनों बाद हिसाशी पहली बार सुबह जल्दी काम पे आया था और ये देखकर उसके कलीग्स भी बहुत शॉक थे, क्योंकि सबको पता था कि वो सुबह सबसे पहले माई से मिलने जाता है। और उसके सीनियर भी इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि हिसाशी परेशान है, इसीलिए उसके मूड को लाइट करने के लिए वो उसे अपने साथ एक कार की डिलीवरी कराने के लिए एक आइलैंड पे लेकर आते हैं। बट यहाँ आकर भी हिसाशी का मन जैसे उसके पास ही नहीं था, वो पूरे दिन डिस्टर्ब रहता है और सीनियर उसे अपने साथ आइलैंड के एक फेस्टिवल को ज्वाइन करने को बोलते हैं और हिसाशी ना चाहते हुए भी वहाँ पे रुकता है। बट यहाँ भी उसका मन नहीं लग रहा था और वो बाद में अपने सीनियर को बताता है कि माई के पेरेंट्स चाहते हैं कि वो दोबारा माई से ना मिले, बट वो उसके साथ रहना चाहता है और सीनियर उसके हालात को समझते हैं, इसीलिए उसे वापस घर जाने को बोलते हैं। और नेक्स्ट डे जब माई की मॉम हॉस्पिटल आती हैं तो देखती हैं हिसाशी को जो रात भर माई के साथ था और उसे पूछती हैं कि क्या वो श्योर है कि वो मूव ऑन नहीं करना चाहता, जिसका जवाब हिसाशी हाँ में देता है। और मॉम उसे थैंक यू बोलती हैं और कहती हैं कि वो बहुत खुश हैं। एक मॉम के लिए इससे बड़ी बात और क्या होगी कि उनकी बेटी का पार्टनर लाइफ के हर स्टेज में उसके साथ है। ऐसे ही देखते देखते 2 साल बीत जाते हैं और साल आता है 2008। बट अभी तक माई की हेल्थ में कोई सुधार नहीं था, वो अभी भी सो रही थी और हिसाशी इन बीते समय में साल के हर मौसम हर बदलाव को माई के लिए रिकॉर्ड करता था ताकि माई किसी भी चीज़ को मिस ना करे। और फिर वो मिरेकल होता है और माई अपनी आंखें खोलती है 2 साल में पहली बार, जिसके बाद डॉक्टर उसे चेक करते हैं और माई भी रिस्पॉन्स देती है और उसके पेरेंट्स और हिसाशी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। जहाँ मेडिकल साइंस ने भी अपने हाथ हटा लिए थे, वहाँ ये होना, माई का उठना एक मिरेकल से कम नहीं था। बट डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि माई की ये रीबर्थ है, उसे सब कुछ शुरू से सीखना होगा, चलना, बोलना, लिखना, पढ़ना से लेकर सब कुछ, यहाँ तक कि उसकी सभी मेमोरीज उसके पास नहीं होंगी, बहुत कुछ वो भूल गई होगी। उसके बाद हिसाशी अपने कलीग्स को भी माई की ये न्यूज़ देता है और सभी उसके लिए खुश होते हैं। और अब धीरे धीरे माई को व्हील चेयर पे बाहर लाया जाता है, जहाँ वो चीज़ों को महसूस कर सकती है, लोगों को सुन सकती है, स्माइल करके अपने रिस्पॉन्स दे सकती है। और ऐसे ही 1 साल और बीतता है और साल आता है 2009 का, और अब माई को एक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है जहाँ पे उसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट होती है और माई धीरे धीरे अपने कंडीशन में सुधार दिखाती है। और हिसाशी और उसके पेरेंट्स हमेशा उसको चेयरफुल रखते हैं और हिसाशी उसे लिखना पढ़ना भी सिखाता है और माई धीरे धीरे खुद से खाना, खुद से च्यू करना, खुद से थोड़ा बहुत हमिंग करना सीखती है, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। बट इन सब के बीच में माई हिसाशी को लेकर थोड़ा अलग सोचती है और ऐसे ही 4 साल बीत जाते हैं और ईयर आता है 2012, यानी 6 साल बीत गए माई के बीमार हुए। और अब माई बहुत हद तक खुद से बोलने बात करने लग गई है, उसकी मशीन्स भी हट गई हैं, बट अभी भी वो व्हील चेयर पे ही रहती है। और एक दिन वो अपनी मॉम से हिसाशी के बारे में पूछती है कि क्या आज भी वो हॉस्पिटल आने वाला है,
और उसकी मॉम उससे पूछती हैं कि क्या वो उनसे कुछ छुपा रही है, बट माई कुछ भी नहीं बोलती। और एक दिन माई से मिलने आती हैं उसके कुछ फ्रेंड्स और माई उनको पहचानती है। और जब वो उससे पूछती हैं कि वो हिसाशी से कब और कैसे मिली तो माई कुछ भी रिप्लाई नहीं दे पाती और हिसाशी उन्हें अपनी फर्स्ट मीटिंग के बारे में बताता है, बट माई को कुछ भी याद नहीं होता। और बाद में हिसाशी माई से पूछता है कि क्या वो उसे याद है या नहीं, बट यहाँ उसे पता चलता है कि सिर्फ उसे छोड़कर माई को सब याद है। और ये बात हिसाशी के लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग थी, बट फिर भी वो अपनी स्माइल को फेड नहीं होने देता और माई से बोलता है कि वो उसे समझ सकता है क्योंकि उसके लिए ये सब कुछ आसान नहीं होगा। और यहाँ मुझे हिसाशी के लिए बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसने 6 साल माई का वेट किया, बट उस वेट में वो तो माई को नहीं भूला बट माई उसे भूल गई और सिर्फ उसे ही भूली। और माई बोलती है कि वो पूरी कोशिश करेगी हिसाशी को याद करने की और हिसाशी के लिए बस ये होप ही काफ़ी थी। फिर वो माई को बताता है कि वो उससे कब मिला, कैसे मिला, कहाँ मिला, दोनों कहाँ कहाँ गए, क्या क्या खाया, कैसे कैसे टाइम स्पेंड किया। और माई इन सब चीज़ को नोट डाउन करती है और नेक्स्ट डे से वो अपनी मॉम के साथ उन जगहों पे जाती है जहाँ पे वो हिसाशी के साथ गई थी, बट फिर भी उसे कुछ भी याद नहीं आता। तो उसकी मॉम उसे वापस हॉस्पिटल चलने को बोलती हैं क्योंकि ज़्यादा देर बाहर रहना माई के लिए ठीक नहीं था। बट माई उनसे एक बार इंसिस्ट करती है हिसाशी के अपार्टमेंट चलने को, बट मॉम बोलती हैं कि वो नेक्स्ट टाइम उसे लेकर जाएंगी। और माई पूरी रात हिसाशी के बारे में जानने की कोशिश करती है और नेक्स्ट डे वो अकेली ही निकल जाती है हिसाशी के घर के लिए। वहीं हिसाशी को जब पता चलता है कि माई हॉस्पिटल से अकेली बाहर गई है तो उसे ढूंढने लगता है और उसे माई की मॉम की कॉल आती है जो बताती हैं कि माई उसके अपार्टमेंट गई होगी। वहीं देखते हैं माई को जो बारिश में भीगती हुई पहुंचती है हिसाशी के अपार्टमेंट के पास, बट अपनी व्हीलचेयर से गिर जाती है और तभी वहाँ पे आता है हिसाशी और माई रोते हुए बोलती है कि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा, उसने बहुत कोशिश की बट फिर भी वो याद नहीं कर पा रही है। और हिसाशी उसे हक कर लेता है, बट तभी माई के सर में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है और हिसाशी को वो सारी बातें याद आने लग जाती हैं जब माई पहली बार बीमार पड़ी थी और वो घबराने लग जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम माई को वापस हॉस्पिटल में देखते हैं और माई अपने पेरेंट्स को सॉरी बोलती है। वहीं देखते हैं हिसाशी को जो परेशान होता है माई की हालत को देखकर और नेक्स्ट डे वो उसे लेकर आता है उस जगह पे जहाँ उसने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था और उससे बोलता है कि वो खुद को इतना फोर्स ना करे और बताता है कि जब 2 साल के बाद माई उठी थी तो वो उसके लिए बहुत खुश था, बट माई के लिए उसके सामने एक स्ट्रेंजर था जो उसे अपना क्लेम कर रहा था और माई को ये एक्सेप्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए अब वो चाहता है कि माई अपनी लाइफ खुद के लिए जिए, वो अपने आप को फोर्स ना करे। वो ऑलरेडी एक कोमा से फाइट बैक कर चुकी है और अब वो नहीं चाहता कि वो उसके लिए और सफ़र करे, इसीलिए आज के बाद वो उससे कभी मिलने नहीं आएगा। ये पॉइंट सच में बहुत ही ब्रेकिंग था क्योंकि हिसाशी माई के लिए ही उस पर गिव अप कर रहा था और सबसे बड़ी बात कि वो एक स्माइल के साथ गिव अप कर रहा था ताकि माई को बुरा ना लगे। और फिर वो उसे हॉस्पिटल छोड़ता है और माई के पेरेंट्स को गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है और बाद में वो माई को मिस करके बहुत रोता है। और उसके बाद वो उस शहर को ही छोड़ देता है और उस आइलैंड पे सेटल हो जाता है जहाँ वो एक बार अपने सीनियर के साथ आया था ताकि कभी भी माई के सामने ना जा पाए। वही माई अब अपने घर पे आ चुकी थी और वहाँ उसे उसका सेलफोन मिलता है जिसका पासवर्ड उसे याद नहीं होता। और ऐसे ही 2 साल और बीत जाते हैं और साल आता है 2014 का और अब माई धीरे धीरे चलने की कोशिश करती है, अभी भी उसकी फिजियोथेरेपी चल रही है। और हिसाशी को देखते हैं जो पूरे टाइम माई को मिस करता रहता है और एक दिन डॉक्टर माई को बताते हैं कि उसकी रिकवरी बहुत ही अच्छे से हो रही है, अब वो शादी करके अपनी फैमिली भी स्टार्ट कर सकती है। और यहाँ माई को पता चलता है कि उसकी सर्जरी में उसकी मॉम ने उसकी ओवरीज को प्रिजर्व रखने को कहा था। मॉम आखिर मॉम ही होती हैं। और एक दिन माई अपनी मॉम के साथ शॉपिंग पे आई होती है और वो आती है उसी मैरिज हॉल के सामने जहाँ वो हिसाशी के साथ शादी करने वाली थी और वो वेडिंग प्लानर उसे पहचान लेती है और उसे अंदर लेकर आती है। हालांकि माई उसे नहीं पहचानती, बट वेडिंग प्लानर बताती है कि हिसाशी उसके लिए हर साल 17 मार्च की डेट बुक करवाता है इस उम्मीद में कि एक दिन वो माई से शादी करेगा और अपने प्रॉमिस को पूरा करेगा। और आज भी उनकी वो डेट यहाँ पे बुक है। और ये सुनने के बाद माई अपने फ़ोन में पासवर्ड डालती है 17 मार्च और उसका फ़ोन ओपन हो जाता है। इसमें हिसाशी के सैकड़ों मैसेजेस होते हैं, वो सारे वीडियोज़ जो उसने माई के लिए रिकॉर्ड किए थे। और अगले ही सीन में हम उसे देखते हैं उस आइलैंड पे जाते हुए जहाँ पे हिसाशी अब रहता है और पूरे रास्ते वो हिसाशी के वीडियोस देखती रहती है। उसके कोमा में होने के फर्स्ट डे से लेकर सब कुछ हिसाशी हर छोटी बड़ी चीज़ उसके लिए रिकॉर्ड करता था, जैसे उसका फेवरेट फूड खाना, उस जगह पे जाना जहाँ उसने उसे प्रपोज किया था। और देखती है कि इन सालों में हिसाशी ने उसे कितना मिस किया और उसके लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है। और फिर वो पहुंचती है उस आइलैंड पे और आती है उस जगह पे जहाँ पे हिसाशी अब रहता है
और जब हिसाशी उसे देखता है तो माई खुद से उसके पास जाती है, उसे थैंक यू बोलती है, उसका वेट करने के लिए, उस पर विश्वास करने के लिए, उसके साथ हमेशा होने के लिए, कभी उस पर गिव अप ना करने के लिए। हालांकि अभी तक उससे रिलेटेड उसकी यादें उसे वापस आई नहीं हैं, बट इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब उसे उससे दोबारा प्यार हो गया है। और हिसाशी बोलता है कि वो तो उससे हमेशा से ही प्यार करता था और फाइनली यहाँ उसे 8 सालों के इंतज़ार का फल मिलता है, उसे उसकी माई वापस मिलती है। हाँ, मेमोरीज़ वापस नहीं आई बट अब वो लोग नई मेमोरीज़ बना सकते हैं। फाइनली आती है उनकी वेडिंग डे और माई बहुत ही प्यारी लग रही होती है। उनकी शादी में सभी आए होते हैं, उस शादी में जिसका लोगों को 8 साल से इंतज़ार था। और माई खुद से चलकर हिसाशी के पास आती है और उसका इंतज़ार ख़त्म होता है। हिसाशी की खुशी, उस पेरेंट्स की खुशी जिसकी बेटी अभी मौत के मुंह से निकल कर आई है और अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने वाली है, वो भी उस लाइफ पार्टनर के साथ जिसने उसका हर कदम पे साथ दिया, सिर्फ एक उम्मीद के साथ। उस पेरेंट्स की खुशी के बारे में क्या ही बोलूँ। फिर हमें उस रियल कपल यानी रियल हिसाशी और माई की पिक दिखाते हैं उनके बेबी के साथ, जो हुआ था जून 2015 में। और इसी के साथ ये खूबसूरत मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये मूवी हमें बहुत कुछ सिखाती है, खास करके उम्मीद रखना और सबसे बड़ी बात सेक्रीफाइस करना। हिसाशी ने माई का 6 साल इंतज़ार किया और जब उसे लगा कि माई उसकी वजह से ही परेशान हो रही है तो वो खुद ही उसके रास्ते से हट गया और फिर 2 साल और उसका वेट किया। इन 2 सालों में तो उसने माई को कभी देखा भी नहीं, बट उसके प्यार ने, उसकी केयर ने माई को उसको वापस कर दिया। और कभी कभी तो ये यकीन कर पाना ही मुश्किल है कि ये रियल स्टोरी है। हैट्स ऑफ टू हिसाशी। हम सभी की लाइफ में हिसाशी ही होना चाहिए। तो फिर मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट मूवी या ड्रामा की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए और उम्मीद रखे रहिए। सायोनारा।